गुड इवनिंग क्लास। आज मैं यूनिट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले बार बार पूछते रहते हैं आप लोग कि कौन सा टॉपिक कट गया, कौन सा टॉपिक कट गया। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले, मैं आज ये जो आपके डिलीटेड जो आप टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रही हूँ, वो बता रही हूँ आपको। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक कट गया, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स और रेस और इनकी प्रॉपर्टीज़ कट रही हैं। रेडियो एक्टिव डिके लॉ कट गया है। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, जिन पर क्वेश्चन पहले ज़रूर आता था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कट गया है और उसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू मास। ये टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं इस बार। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 8। यूनिट 8 आपकी है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम में जैसा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं हमारे पास। तो न्यूक्लियर फिजन है, फ्यूज़न है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो सबसे पहले जो आपका मॉडल दिया गया था वो किसने दिया था? जो आपका एटम का मॉडल जो प्रपोज किया था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। तो थॉमसन ने क्या कहा था कि आपका जो जैसे वाटरमेलन है उसमें सारा जो रेडिश पार्ट है वो आपका पॉजिटिव है और जो उसके बीज हैं वो क्या क्या हैं आपके नेगेटिव हैं। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एक्चुअली। हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो प्रोड्यूस्ड हो रही थी हाइड्रोजन की वजह से और एटम की वजह से एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व हुई थी, उनको वो क्या नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे। दूसरा वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि हमारे पास लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्यों है अल्फा पार्टिकल की, जबकि हम बहुत थिन फॉइल ले रहे हैं। अगर ये फैला हुआ तो हर जगह से होनी चाहिए, तो एक पर्टिकुलर जगह से ही हमारे पास उसकी स्कैटरिंग क्यों हो रही है। तो इसके बाद जो आपका मॉडल आया था वो रदरफोर्ड का आया था, जिसने आपके पास क्या कहा था कि नहीं, ये मॉडल ऐसा नहीं है। पॉजिटिव मास जो है इट इज़ कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया, और उसको उसने नाम दिया था क्या? न्यूक्लियस। तो उसने कहा था कि हमारे पास जो टोटल पॉजिटिव है वो एक न्यूक्लियस में एक बहुत छोटी सी जगह पर है, जिसको कि उसने नाम दिया था क्या? एटॉमिक न्यूक्लियस। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो किसमें? केमिस्ट्री में। तो उसने स्कैटरिंग के बारे में बताया था। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन ली थी। तो जो इसका डायग्राम है वो डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने एक लेड कैविटी ली थी, उसके बाद एक कॉलीमीटर लगाया, वहाँ से अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉयल पर आकर गिरे थे और गोल्ड फॉयल से बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल, अबाउट 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, बाकी सारे के सारे इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल गए थे। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट लाइन जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको किसी भी तरीके की फोर्स ने सफ़र नहीं किया या उसमें कोई भी कोलिजन हुआ ही नहीं गोल्ड एटम से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पाया कि सिर्फ 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री एंगल, सिर्फ इससे। और सिर्फ 8000 में से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो कि मोर देन 90 डिग्री से आपका क्या हुआ, वहाँ से स्कैटर्ड हुआ, निकला वहां से। तो उसने क्या एक्सप्लेन, इस पूरे प्रोसेस के बाद, इस पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या पाया कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है वो हमारे पास कैसा है? एम्प्टी है, खाली है। ठीक है। तो इसीलिए उसको कोई भी उसका किसी से कोलिजन नहीं हो रहा और इसलिए वो बाहर निकल जा रहा है। तो उसने इससे एक ऑब्जर्वेशन, एक पॉसिलेट बनाया कि एंटा पॉजिटिव चार्ज जो है आपका एटम का मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम, और दैट टाइनी सेंट्रल कोर इज नोन एज द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो यहाँ से इन्होंने ये चीज़ें उन्होंने बोली थी। और जो अपने पास एक और चीज़ है यहाँ पर, ये डेफिनेशन आती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर अपने पास कोई 180 डिग्री से वापस चला जाता है, यानी कि जैसे यहाँ ये अपने पास न्यूक्लियस हो गया, यहाँ से आया अल्फा पार्टिकल और वो यहाँ इसकी ड्यू टू ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन ये इसके जितने पास तक पहुंच पाया, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इससे इस तक का, ये क्या कहलाता है? आर नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। तो ये हमारे पास हम निकाल सकते हैं, तो क्लोजेस्ट अप्रोच जो है, और जिस पर कि हमारे पास एट दिस डिस्टेंस द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि ये यहीं की यहीं रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अल्फा पार्टिकल में हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, जो चार्ज है वो कितना है? 2e। जो न्यूक्लियस है अपने पास, उसमें हम मान लें कि कोई भी एटम हम जो ले रहे हैं उसमें z एटॉमिक नंबर है, तो Ze हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पीछे निकाला हुआ है, Ze 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है अपने पास वो कितना है, आर नॉट के बराबर। और अगर टोटल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो इनटू चार्ज जो लेके आ रहे हैं हम, वो चार्ज कितना लेके आ रहे हैं, अल्फा लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या कहा, दैट मीन्स कि इस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। और ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही थी अपने पास पोटेंशियल में, तो 2 E² कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर नॉट। यहाँ से मैं इसको कंपेयर करके और किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, आर नॉट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो जो रेडियस होगी अपने पास न्यूक्लियस की मस्ट बी स्मॉलर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द आर नॉट, एज एन अल्फा पार्टिकल कैन नॉट टच द पेरिही ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द अकाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल इसके बिल्कुल पास नहीं आ पाएगा, ये इसके बाउंड्री को टच नहीं कर पाएगा, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पर अपने पास रहेगा। दैट मीन्स ये जो आर नॉट है हमारे पास आया है, इस आर नॉट की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाएगी वो हमेशा क्या होगी, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हमेशा इस डिस्टेंस से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तभी वो उसको नहीं छू पाएगा। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर अपने पास क्या है, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन विद द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी कि वो उसके रेंज से ही बाहर है, तो वो अपने पास उसको इफेक्ट ही नहीं करा। जैसे ये अपने पास एटम हो गया कोई, जो न्यूक्लियस हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास इस न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन हो गई, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल चला, तो ये यहाँ से आते हुए, वैसे तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से और इस तरीके से, तो ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहलाएगा। तो ये जो अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, बी से, और बी हमारे पास क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। तो इसका भी खाली फॉर्मूला है आपके पास, तो बी इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² cot ऑफ θ/2 डिवाइडेड बाई ई, और ई हमारे पास यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो लार्जर वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर बी और कॉट θ/2 इज़ लार्जर, तो स्कैटरिंग जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, स्मॉलर होगी। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर लार्ज होगा, स्कैटरिंग एंगल की कैसी होगी, स्मॉल होगी। अल्फा पार्टिकल पासिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस अंडरगो स्मॉल डिफ्लेक्शन। व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा तो कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल होगी, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बड़ा हो जाएगा अपने पास। बी की वैल्यू अगर 0 है तो कॉट ऑफ θ/2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। θ/2 कितना होगा, 90, यानी कि इस टाइम पर अपने ही पाथ को वो क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा होगी अगर इम्पैक्ट पैरामीटर अपने पास क्या है, स्मॉल है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपने पास, ठीक है। तो ये कहलाता है अपने पास क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके बाद रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, उस रदरफोर्ड ने अपने को क्या बताया था कि सेंट्रल कोर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो इसका ऑर्डर है, जिस साइज़ का ये होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर का होता है। सराउंडिंग बाय द इलेक्ट्रॉन्स जो कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सारे अपने अपने सर्कुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलरली घूम रहे होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, जिसके कारण से वो क्या कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तो ऑर्बिट निकालने के लिए अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ठीक है। तो अपने पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है mv²/r इक्वल्स टू E² डिवाइडेड बाय 4πε0 r², ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालें तो E² डिवाइडेड बाय 4πε0 mv²। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है अपने पास, हाफ mv² के बराबर है। तो यहाँ से v² की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँ तो v² इज इक्वल टू E² डिवाइडेड बाय 4πε0 mr, और k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो E² डिवाइडेड बाय 8πε0 r। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, E और माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 r, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस ऑफ E² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। तो टोटल एनर्जी जो होगी हमारे पास वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E² माइनस ऑफ E² 8πε0 r,
ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज नेगेटिव, हैंस द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस और द इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू लीव द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। और इसी से ही हमारे पास क्या बनी थी, स्पेक्ट्रल लाइंस बनी थी। तो ये टोटल एनर्जी आ गई थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी वो स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरीके से आई थी, दो तरीके की स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास थी। तो एक तो थी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम था और एक था हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसमें हुआ क्या था कि जब हमने एटॉमिक गैस और वेपर्स को लो प्रेशर पर क्या किया था, पास किया था उनमें से इलेक्ट्रिक करंट, तो जो गैस और वेपर्स थे उन्होंने रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर दिया था। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस उन्होंने एमिट करना शुरू कर दिया था। तो डार्क बैकग्राउंड पर जो फ्यू ब्राइट लाइंस दिखाई दी थी उनको हम क्या कहते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरीके से जब हमने व्हाइट लाइट पास की थी उसी सेम गैस और वेपर्स में से, तो इस केस में हमने जो बैकग्राउंड रखा था वो ब्राइट बैकग्राउंड रखा था। तो इस टाइम पर कुछ डार्क लाइंस उस पर बन गई थी, यानी कि कुछ वेवलेंथ जो थी वो मिसिंग थी। तो उस टाइम पर जो वेवलेंथ मिसिंग थी उनको क्या कहा गया था, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा गया था। और इसी से ही हाइड्रोजन की एक सीरीज बनी थी जो आपने शायद आई थिंक केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। तो ये जो सीरीज हमारे पास थी, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज बनी थी, बल्मर, पाश्चन, लेमन, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या थी, एक सीरीज थी। और उस सीरीज के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस थी, जो बल्मर था वो सबसे पहले आई थी अपने पास। सबसे पहले जो ऑब्जर्व की गई थी ये स्पेक्ट्रल लाइन सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इट इज़ कॉल्ड बल्मर सीरीज। और इसमें हमारे पास जो रेंज थी, हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स की जो रेंज यहाँ पर थी, अल्फा इन्फिनिटी, गामा, बीटा, अल्फा, इसमें अपने पास जो वेवलेंथ थी वो थी 655.3 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी अपने पास, किसके लिए, अल्फा के लिए। ठीक है। तो ये वेवलेंथ अलग अलग थी, कलर ऑफ लाइंस भी अलग अलग इसमें आए थे। तो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके लिए दिया गया था, दैट इज 1/λ इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय 2⁻² माइनस 1/n²। तो ये फॉर्मूला था। यहाँ पर n की वैल्यू कभी भी ये नहीं हो सकती है, तो n की वैल्यू शुरू होगी अपने पास 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। और ये जो था ये रेनबर्ग कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू थी 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये रेनबर्ग कांस्टेंट था। तो ये एक फॉर्मूला था जो आपका इसके लिए आया था। और इसके बाद जो आई थी दूसरी सीरीज जो थी अपने पास, यानी कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज थी वो अपने पास निकाली गई थी अप टू इन्फिनिटी तक। इस बल्मर सीरीज में अपने पास निकाली गई थी अप टू इन्फिनिटी तक। उसके बाद जो आया था अपने पास इसके बाद बल्मर के बाद जो आया था वो आया था लेहमन। और लेहमन में अपने पास क्या था, इसको डिस्कवर्ड किया गया था अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए। अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए इसको डिस्कवर्ड किया गया था। और इसका जो फॉर्मूला था 1/λ इक्वल्स टू R1 - 1² माइनस 1/n²। तो ये वैल्यू थी अपने पास। इसके बाद जो अगली सीरीज आई थी दैट इज कॉल्ड पाश्चन सीरीज। और इसको ये अपने पास है किसके लिए, इंफ्रारेड रीजन के लिए। ठीक है। तो एक एक नंबर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये किस रीजन की है। तो 1/λ R 1 यहाँ 3² माइनस n²। यहाँ n की वैल्यू शुरू हो रही थी किससे, 2, 3, 4 से। यहाँ n की वैल्यू शुरू होंगी किससे, 5, 6, 7 से। ठीक है। इसके बाद जो आई थी दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। और इस ब्रैकेट सीरीज में आपके पास ये भी इंफ्रारेड के लिए ही थी, इंफ्रारेड सीरीज थी ये भी अपने पास। तो 1/λ इक्वल्स टू R, लेकिन इसके फॉर्मूले अलग थे, 4² माइनस 1/n² और n की वैल्यू यहाँ शुरू हो रही थी 5, 6, 7, 8 से। और नेक्स्ट जो शुरू थी आपकी वो थी पी फंड सीरीज थी आपकी। और इसमें जो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी आपकी, ये फेयर इंफ्रारेड रीजन था। और इसमें भी अपने पास जो सीरीज आई वो थी 1/λ R 1⁵ माइनस 1/n² और n की वैल्यू 6, 7, 8 अप टू सो उनके लिए शुरू हो रही थी। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसके बाद ये सारे के सारा कुछ होने के बाद, ये स्पेक्ट्रल लाइंस आने के बाद हमारे पास आया था कौन, बोहर्स। तो बोहर्स ने भी अपने क्या दिए थे,
कुछ थियोरीज दी थी, कुछ पॉस्टुलेट दिए थे, और वो पॉस्टुलेट क्या है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।